नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी इस तैयारी में प्रयासरत होंगे। आज मैं आपके लिए वो क्लास लेकर आया हूं जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, या बहुप्रतीक्षित क्लास आप इसके लिए कह सकते हैं। इस क्लास के अंतर्गत उन विभिन्न योजनाओं का समावेश आपको देखने को मिलेगा जिसके आधार पर आप आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो पीएससी की बात हो, एसएससी की बात हो, बैंकिंग की बात हो या व्यापम के आगामी जितने भी एग्जाम हैं, इन सभी के लिए योजनाओं का सटीक विश्लेषण आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छा, इसमें ये बात भी याद रखने योग्य है कि आपको सभी योजनाएं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप नजरिया जानते हैं, 360 एंड सेलेक्टिव, कम पढ़ाने पर बिलीव करता हूँ, अच्छा पढ़ाने पर बिलीव करता हूँ, और जिससे बच्चों के दिमाग में ज्यादा कचरा ना जाए। तो चलिए, बिना देर करे हुए हम अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी अभ्यर्थी फटाफट लाइव आ जाएं, अपने मित्रों को बुला लें और फिर आराम से एक पेन पेपर लेके बैठो। सारी कहानी एक जगह आएगी और सब कुछ बनने लगेगा, देखना आप। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। बिल्कुल। जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर देता हूं बच्चों। बिल्कुल। ठीक। चलिए, सभी आ गए हैं। बिल्कुल। ये रहा हमारा एप्लीकेशन प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन की लिंक, यदि आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो आप इस एप्लीकेशन से वो डाउनलोड कर लो। कॉम्बो कोर्स में सारी सुविधाएं आपको मैं बता चुका हूं। जिसको थोड़ा सा भी शक हो, कुछ समस्या हो, वो मुझसे बात कर ले, मैं उसका समाधान दे दूंगा। ई सिर्फ यदि आपको प्री तो हो जाएगा, प्री के बाद मेंस भी एग्जाम देना है। उस मेंस के एग्जाम में भी आपको ये प्रश्न अच्छे से बनना चाहिए। इसके टॉपिक जो है, मेरे द्वारा एक ब्लैक बुक रिलीज करी गई है बच्चों। इसी का जो है फ्रंट पेज इस तरीके से अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रथम पूज्य श्री गणेश और खैरुआ सरकार के आशीर्वाद से पहली बार है जो इस पुस्तक को मैंने कंप्लीट करा है। और इसके पहले भी कंप्लीट हो गई थी, पर कई बार जो है इस पुस्तक को मैं आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पीछे दूसरे रीजन से, दूसरे घरों में रहना और बंदिशें, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। इस आधार पर यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, इन सभी में इन सारी बुकों की जानकारी है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो हमारे शॉर्ट्स में एक वीडियो पड़ा है, जिस प्रकार से बच्चों का इनको प्रेम मिल रहा है, उस आधार पे मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। चलिए शुरुआत करी जाए। सभी लोग अब लाइव आ जाएं, सेशन में जुड़ गए हैं तो सभी का बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद और हृदय से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने आज के इस सेशन की। सर्वप्रथम हम योजनाओं में डिस्कशन करेंगे और योजनाओं में डिस्कशन के पश्चात मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, वो महत्वपूर्ण समितियां जिनसे अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न अब आपके सही जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लखपति दीदी योजना की प्यारे अभ्यर्थियों। कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि आप व्यापम जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, कौन से एग्जाम की बात हो रही है? आपके व्यापम की। या आप बैंकिंग के एग्जाम देने की इच्छा रख रहे हैं तो बैंकिंग की हो गई। और पीएससी इटसेल्फ, प्री और मेंस दोनों एक साथ कवर हो रहे हैं। ध्यान से सुनो पीएससी वालों, प्री और मेंस दोनों। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। प्री और मेंस के संदर्भ में सब कुछ एक जगह है और इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि कचरा नहीं है सब कुछ, कि सब कुछ दे दो, बच्चा फिर पढ़े, बच्चा फिर सोचे, वो नहीं। आपको सिर्फ कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो स्वागत है। 15/8/2023 को इस स्कीम की शुरुआत करी जाती है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि पहले जो पड़ाव था उसमें 1 करोड़ जो है महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो सरकार का कहना है सरकार ने पूरा कर लिया। हालांकि इस पर शक की सुई जो है हमेशा लटकती रहती है, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से इस बात को समझते हैं। परंतु एग्जाम में लिखना है तो देखो, लिखना तो पड़ेगा। उसी आधार पर उद्देश्य की बात करते हैं तो देखो, 5 वर्ष में सरकार क्या कह रही है कि 5 वर्ष में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया। लखपति की जगह करोड़पति बना दीजिए और करोड़पति की जगह अरबपति बना दीजिए, पर महिलाओं को जो है बेवकूफ बना के वोट हासिल ना करिए, ये मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ। बाकी फिर आप समझदार हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण शुरू करा जाएगा। लिज्जत पापड़ इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों।
यदि आप लोग जानते हो, समझते हो लिज्जत पापड़ को, लिज्जत पापड़ खाए हैं कि नहीं खाए हैं आपने? एक समय लिज्जत पापड़ चलते थे, तब तो बहुत आने लगे, 420 आने लगा या बहुत सारे पापड़ आने लगे। लिज्जत पापड़ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्व-सहायता समूहों से ही शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था? स्व-सहायता समूहों के माध्यम से। इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको बोला जाता है। अक्सर गाँव में देखा करते होंगे, यदि आप लोग, यदि आपको अच्छे से याद आ रहा हो, कि पहले जो हमारे यहाँ की माताएँ-बहनें थीं, ये फ्री बैठी रहती थीं, तो बोले आज किसके यहाँ पापड़ बेलना है? आज किसके यहाँ पापड़ बेलना है? तो ऐसे अपनी चौकी और बेलन लेके पूरी टीम एक-दूसरे के यहाँ कूच करती रहती थी। पर सिनेरियो क्या बना, इस बात को समझिए, कि कुछ महिलाओं ने सोचा कि चलो हम इस पापड़ को जो है और बेचते हैं, लोग खा रहे हैं तो इसी तरीके से देखा जाए। तो एक रैंडम बेसिस पे जब इसका ट्रायल करा गया, ये ट्रायल बहुत सक्सेस हुआ और आज वर्ल्ड लेवल पे भी लिज्जत पापड़ की एक अपनी डिमांड है और ये सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहलाता है। तो महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसी आधार पर ये स्कीम है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गई होगी कंटेंट क्या है, इसके बेसिस पे अब आप इसको जो है अच्छे से करके आइएगा। नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की चर्चा हो रही है। तो मोदी जी अपने बर्थडे पर ये बहुत सारे काम करते हैं, इस बात को याद रखना। तो ये मोदी जी के बर्थडे की डेट है, समझ गए बात को? 17 सितंबर, जैसे ये जो है कहीं पर जो है चीते लेके आएँगे तो भी इसी डेट पर आ जाते हैं, समझ गए बात को? तो 17 सितंबर 2023 की बात हो रही है। नाम है पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है? उसी के साथ हो क्या रहा है, बेसिकली हमारे यहाँ के जो कारीगर होते हैं, बढ़ई हो गए या और भी जो लोग होते हैं, लोहार हो गए, इन सब के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते कई बार। तो इनके विकास को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 से शुरू करा। आपसे पूछे डेट, ये बता देना। उसके बाद देखो, यहाँ पर मुख्यतः 18 व्यवसायों को जो है कवर करा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनने वाला है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो 18 व्यवसायों को जो है आपको बता देना है। ये बात कवर अप कर लेंगे अपन एक तो, ठीक। उसके बाद में क्या है, अब यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं वो आप जनरली जानते हैं, जैसे बढ़ई हो गया, यहाँ पर नाव नहीं नाई आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है आपके हथियार निर्माता, लोहार वहार, इस सबको यहाँ पर शामिल करा जाता है। मोटे तौर पे 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल करा गया। उसके बाद में देखो, इसमें बिना कुछ कोलेटरल रखे, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे, अक्सर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको कोलेटरल रखना होता है, पर यहाँ पर बिना कुछ गिरवी रखे सरकार आपको ऋण ऋण दे रही है, लोन दे रही है, उद्यम विकास ऋण दिए जा रही है, समझना। इसमें 3 लाख रुपए तक का ऋण, एक तो फिर ये पॉइंट आ गया कि कितने लाख रुपए तक का ऋण, तो बोलना 3 लाख रुपए तक का ऋण, ये चीज हो गई, समझ गए बात को? पहला 1 लाख और 2 लाख, इस तरीके से दो किस्तों में ये दिया जाएगा और 18 से लेकर 30 महीने तक के बीच की अवधि के लिए जो है 5% इसमें जो है रियायती ब्याज दर पर जो है निर्धारित करा गया। मतलब जो रिबेट दी जा रही है, छूट दी जा रही है, वो 5% की दी जा रही है। कितने परसेंट की दी जा रही है? 5% की। भारत सरकार द्वारा 8% तक की सीमा जो है छूट के साथ जो है प्रदान करी गई है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आपको 8% तक की एक तरीके से जो है रिबेट या छूट मिल सकती है। अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताने का एक प्रयास कर रहा हूं, उसको आप देखते चलना या सुनते चलना। मेरे कहने का ये है कि सरकार यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर रही है जिससे आप लोग सोचें कि बहुत बड़े काम हो रहे हैं। पॉइंट को समझना, सरकार यहाँ पर लोन बांट रही है कि तुम ही हमसे लोन लो, तुम ही हमारा लोन चुकाओ, तुम ही हम पे हमें ब्याज दो, और तो फिर हम एक बिल्ला लगाएंगे आपके ऊपर या जनता के ऊपर या देश के ऊपर कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी। पॉइंट को समझे? दो स्कीम हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम आ रही है, बहुत प्यारी स्कीम है जो कि बहनाओं को लेकर है, और लाडली बहना स्कीम के बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि ये स्कीम क्या पहली बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा आंसर तो नहीं है। जो भी यदि इसको चेक करना चाहे तो आप 2023 के एग्जाम जो हुए हैं उन पर जाके हमारे वीडियोस चेक करो, मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे पड़े होंगे, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। विथ योजना, विथ डिटेल, सारी चीजें। जब योजना आई थी तभी की तब छाप के आपको दे दी थी, पर भूले बिसरे दूसरे एग्जाम में आ जाएगी, पीएससी में नहीं आई। तो एसएससी जो आप देने जा रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना स्कीम सक्सेस होती हुई दिख रही है बच्चों, इस बात को समझो। और इसी के समानांतर भारत के अन्य राज्य भी जो है इसी प्रकार की स्कीमें जो है शुरू कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी, उसी के साथ विवाहित हों या विधवा हो या तलाकशुदा हो या परित्यक्ता महिला हो, इन सभी जो है इसकी बेनिफिशियरी हो सकती हैं, लाभार्थी हो सकती हैं। पहली कंडीशन। पहले इसमें जो है 23 वर्ष जो है आयु निर्धारित करी थी मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है और मैक्सिमम एज जो है वो है 60 ईयर्स। समझ गए बात को? दूसरा ये हो गया।
तीसरा जो है, पहले जो है इसके अंतर्गत जो भी पात्र महिलाएं थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भी पात्र महिलाएं थी उनको पहले जो है इस स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपए जो है प्रतिमाह दिए जा रहे थे। हालांकि इस अमाउंट को बढ़ाकर अब 1,250 रुपए कर दिया गया। पर एक और आपको विडंबना वाली बात, ये चतुराई वाली बात भी मैं आपको इसी के साथ बता दे रहा हूं कि सरकार पिछले 1 साल से जो है इसमें नए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही। 1 साल से नहीं, मतलब जब से सरकार चयनित हुई है, नई सरकार चुन के आई है। इसके पहले रजिस्ट्रेशन हुए, मतलब मामा के टाइम के पहले इलेक्शन जो हो रहा था तब तक जिन महिलाओं का या बहनों का रजिस्ट्रेशन हो गया उनको इसका लाभ मिल रहा है। नई बहनाएं इसमें रजिस्टर नहीं हो रही हैं, तो अति आतुर होकर जो है दोबारा वोट करने के पहले फिर से सोचें। बाकी फिर अब आपका मन है। उसके बाद 1 अप्रैल 2007 की बात आ रही है। कन्याओं के प्रति जो जन्म होते हैं, आज भी कई बार ऐसे देखने को मिलता है, कई बार तो क्या अक्सर ही आपको देखने को मिल जाएगा, मैं तो कहूंगा कि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जब वो पैदा होती हैं तो कुछ लोग उनको कूड़े में फेंक जाते हैं। अभी हाल ही में न्यूज में मैंने एक दिन और देखा सुना, हमारे यहाँ माता जी जो है उसके बारे में बता रही थी, बोले देख बेटा कितनी छोटी बच्ची है। मतलब वाकई में कुछ लोग इतने घिनौने होते हैं कि जिन्हें तो अब क्या कहें। हम शिक्षक हैं तो ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी आप लोग समझदार हैं। कि कहने का ये तात्पर्य है कि यदि इतना ही शौक है तो फिर आप बच्चे पैदा मत करें, ठीक है। पर महिलाओं के प्रति या महिला जन्म, बच्ची जन्म, खासकर जो बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का जो है प्रथम संस्करण वर्ष 2007 में शुरू करा गया था। कब शुरू करा गया था याद रखना, वर्ष 2007 में। अब हुआ ये कि इससे पूछ ले, एक तो ये डेट आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, समझ गए। सारे प्रश्न प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ये ना सोचे कि मैं अब इस बार बोलूं, क्योंकि मैंने ये बोलना छोड़ दिया है। जब पहली बार मैंने आपको बोला था कि मैंने यूट्यूब में बोला था 100% आएगा, कितने परसेंट आएगा, 100%। उसके बाद से मैंने ये बोला था कि आने वाले समय में इनको लोग फॉलो करेंगे और ये ट्रेंड को लोग अब फॉलो करने लग गए। तो मैं कुछ और ही चर्चा करूं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो प्रथम संस्करण वर्ष 2007 की बात हुई, जबकि द्वितीय संस्करण 2022 में, द्वितीय 22 दो ऑलरेडी बोल रहा है तो उससे याद कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कम शब्दों में पढ़ाता हूँ, कम शब्दों में याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो 2 से 2 याद रख लो कि जो है 2022 में इसको लाया गया। अब ऐसा नहीं कि 2002 में तुम वापस पहुंच जाओ, 2 का मतलब इतनी बुद्धिजीवी यदि हो तो पढ़ाई करना छोड़ो, समझे बात को। उसके बाद में अब लाडली लक्ष्मी को जो है कुल 1.43 लाख जो रुपीज जो है वो मिलेंगे, समझना। अब पहले जो है, अब इनको 1,43,000 रुपए लाडली लक्ष्मी जो है उनको मिलेंगे। कॉलेज पढ़ने यदि जा रही हैं मेधावी बालिकाएं तो उनको जो है 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो इस आधार पे कि लोग जो है लड़की के जन्म को लेकर एक नकारात्मक ना हो, इसके उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू करा और इस योजना के परिणाम भी सकारात्मक आए हैं बच्चों। इस पर आपको बिल्कुल खुश होना चाहिए। उसी के साथ नेक्स्ट स्कीम की यदि मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट स्कीम का नाम है सूर्योदय योजना। बेसिकली भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। कितने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने? नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। और नेट जीरो का ये जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू करी जा रही है जिसका नाम है पीएम सूर्योदय योजना या पीएम सूर्य घर योजना। तो सूर्योदय योजना आ जाए, सूर्य घर योजना आ जाए। आप मोटे तौर पे याद रखें कि फरवरी 2024 को शुरू हो रही है। कब याद रखना है? फरवरी 2024 को। हालांकि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी आपको याद होगा बहुत अच्छे से, तब इसकी घोषणा पीएम मोदी ने करी थी, जो कि 22 जनवरी। तो आपसे पूछे घोषणा कब हुई थी तो बोलना 22 जनवरी को। शुरू कब हो रही है तो 13 फरवरी 2024 को हो रही। इसमें करा क्या जाएगा? 1 करोड़ घरों की छत पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें 300 यूनिट तक जो है निःशुल्क बिजली दी जाएगी। तो पहला आए पहले पाए वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैं कहूंगा यदि आपके पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं आपके घरों में तो इनको लगवा दें। नो डाउट इनसे फायदे होंगे, दीर्घकालिक फायदे होंगे। समय की मांग है और समय की मांग के अनुरूप यदि चलोगे तो आगे बढ़ोगे, बाकी फिर आपका निर्णय। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो पूछी जानी चाहिए मुझे लग रहा है इस बार के प्री में, वो स्कीम कुछ इस प्रकार से है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। क्या नाम है? जल जीवन मिशन। समझे बात को। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या क्या फैक्ट हैं आपको वो थोड़ा सा समझने होंगे। समझ गए बात को। इस पे जो है ये याद रखना है कि 2019 से ये स्कीम लागू हो रही है या चालू हो रही है, इस तरीके से समझ लीजिए।
उसी के साथ इसमें जो है ये प्रावधान करा गया है कि हम हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे। पॉइंट को समझना, हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे। इसी के साथ देश के हर घर को पाइपलाइन या पाइप जल कनेक्शन जो है उपलब्ध करवाने के उद्देश्य ये शुरू करी गई थी। सरकारी दावा है कि यह लक्ष्य साल 2024 में हासिल हो जाएगा। हालांकि सरकार सारे जो दावे करती है वो खोखले होते हैं। वो कैसे होते हैं? खोखले। जो लोग इन दावों को मानते हैं मतलब वो या तो सरकार को नहीं समझते, वो या तो फिर मैं कहूंगा कि वो उस तरीके के जो हैं कि जिसको सिखाया जाता है मिट्ठुओं को उसकी शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। बाकी फिर आपका मन है, समझदार हो तो समझो। इसी के साथ अब बात आती है कि इसके तहत 100% प्रमाणित पहला जिला मध्य प्रदेश का कौन है, आपसे पूछेगा तो ये तो आपको रटा होगा बुरहानपुर। पर दूसरा यदि पूछे तो दूसरा बोलना निवाड़ी जिला। दूसरा जिला क्या बोलोगे? निवाड़ी जिला। समझे बात को? ये हो गया इसी के साथ। पर एक रिपोर्ट्स जो आती हैं उन रिपोर्ट्स को जब पढ़ता हूं मैं और उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, बुरहानपुर की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? बुरहानपुर की। तो बुरहानपुर में जब चेक ग्राउंड लेवल पे चेक करा गया तो 40%, कितने परसेंट बच्चों? 40% जो है जगहों पर या स्थानों पर नल तो लगे हैं। क्या तो लगे हैं? नल। पर नल लगने के साथ वहां पर जल नहीं गया अभी तक। क्या नहीं गया? जल नहीं गया। तो इसी तरीके से सरकार जो है विद्युतीकरण कर देती है। सरकार क्या कह देती है? विद्युतीकरण कर देती है। समझ गए बात को? सरकार इस तरीके से खंभे गड़ा देती है और बोल देती है हमने जो है क्या कर दिया? विद्युतीकरण कर दिया। कितने प्रतिशत? 100% कर दिया। कितने प्रतिशत कर दिया? 100%। हाल ही में जिस प्रकार से केन बेतवा लिंक परियोजना आई है, केन बेतवा लिंक परियोजना का जब आप दूसरा पक्ष देखेंगे तब वहां पर यह बात चलेगी कि जो दौधन के आसपास का एरिया वहां आज तक लाइट नहीं गई। तो 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हो सकता है? बाकी फिर आप समझदार हो। चलो, 2023 में भैया पंख लगा के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, बच्चों के पीछे 2 पंख लगाए गए और कहा गया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो 2023 में सीखो कमाओ योजना के लिए क्राइटेरिया रखा गया 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बात कही गई जो कि मध्य प्रदेश के होंगे। इसके अंतर्गत आईटी और या 12वीं पास होना जो है जरूरी रखा गया था। 1 वर्ष तक लाभार्थियों को 8 से 10,000 रुपए के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिए जाने का प्रावधान करा गया था। अब जैसे ही मामा गए, मामा के जाने के बाद इस योजना का कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जो है हमारे नवीनतम मुख्यमंत्री के द्वारा आपका ऐसे समझ लीजिए कि जो है आपके विवेकानंद जी मिशन पर जो है शुरुआत करी गई है। स्वामी विवेकानंद मिशन की शुरुआत करी गई है। तो उसमें भी ऐसा ही कुछ प्रावधान है। अब आप समझ लो बाकी नाम परिवर्तन करने में क्या होता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इस बहाने थोड़ा-सा याद हो जाए, क्योंकि ये योजनाएँ हैं, इन पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ये याद तो कर लोगे, बाद में जो है ब्लैंक बैठे रहोगे। तो इस बहाने थोड़ा-सा याद रहती है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2006 को बात हो रही है मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। अब ये मत बोलना कि सर हमें इतनी पुरानी योजना क्यों पढ़ा रहे हो? पॉइंट को समझना। अब ये मत बोलने लग जाना कि इतनी पुरानी योजनाएँ हमको क्यों पढ़ा रहे हो? मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, एक एग्जाम हुआ था जो है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला। किसका? असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला। उसमें महाशय पीएससी वालों ने ये प्रश्नों को पूछा और पूछा कि जो बेसिकली अब देखो क्या है कि विवाह के समय आर्थिक सहायता देने की बात है तो अब 55,000 रुपए दिए जाने लगे। पहले 51,000 दिए जाते थे, अब 55,000 रुपए दिए जाने लगे। कन्या के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए जो है 21 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब जो विवाहित जोड़ा है, तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके साथ कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु इसमें 49,000 रुपए 49,000 का अकाउंट पे ही चेक दिया जाता है। यही असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार वाला पेपर है उसमें पूछा गया था बच्चों। तो मैं आपसे कहूंगा आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि अकाउंट पे ही चेक के माध्यम से कितना अमाउंट दिया जाता है तो बोलना 49,000। बाकी बाकी का बचा 6,000 रुपए। तो आप समझ जाओगे, बाकी चीजें डिटेल में लिखी हैं, एक बार पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट योजना जो है आपकी वो है आपकी बलराम ताल योजना। मैं आपको आईएमपी स्कीम सी करवा रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखना। बलराम ताल योजना जो है वर्ष 2007 में लाई गई थी। होता यह है कि हमारे यहाँ कृषि आज भी मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है? मानसून पे।
तो इस पे ये प्रयास करा जाता है कि वर्षा जल का संचय करा जाए। क्या करा जाए? वर्षा जल का संचय करा जाए। तो इसके लिए जो खेत होते हैं ना आपके, उनमें मेढ़ों को थोड़ा, जो खेत में मेढ़ें होती हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो? उन मेढ़ों को जो है पक्का करने की बात आती है, मजबूत ऐसे मिट्टी चढ़वा दी जाती है इस योजना के तहत। समझ गए बात को? जिससे बांध बन जाता है एक तरीके से, ताकि वो जो वर्षा जल है वो संचय हो जाए इस तरीके से। तो ये कोशिश प्रयास करा जाता है। कब शुरू हुई? 2007 में बोल देना। समझे बात को? आगे देखो, 50% जो है 50% इसमें ग्रांट दिया जाता है या अनुदान दिया जाता है, और अधिकतम जो है 80,000 रुपए अन्य कैटेगरी के लोगों को मिलते हैं, एक्सेप्ट एससी और एसटी। जनरल वालों को, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको 80,000 रुपए तक अधिकतम दिया जाता है। वहीं एससी एसटी के कृषकों के लिए यदि बात करेंगे तो 75% अनुदान, जो कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकता है। कितने हो सकता है? 1 लाख रुपए तक हो सकता है। इसी के साथ मैंने एक नोट लिखा है कि खेत तालाब योजना भी वर्ष 2007 में शुरू करी गई थी, जिसके अंतर्गत 16,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तो खेत तालाब पूछ ले, बलराम ताल पूछ ले, दोनों 2007, इतना याद रखना। एग्जैक्ट पूछ ले तो मैंने अब आपको वो भी बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो देखो, ये योजना मैं आपको रटा चुका हूँ। जो भी मेरे प्यारे अभ्यर्थी मुझसे पढ़ते हैं, उनको मैंने बिल्कुल दिमाग में सेट कर दी इस योजना की सारी डिटेल्स। तो यदि आपको कोई भी संशय हो तो उन पुरानी क्लासेस को देखो। यहाँ पर मैं अब उसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। इतना समझ लो, 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने सीएम किसान कल्याण योजना की शुरुआत करी थी, जो कि 24 सितंबर जो है 2020 में शुरू करी गई, और एक वित्तीय वर्ष में सभी किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में दी जा रही है। इसी प्रकार यदि ये आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के किसानों को कितने रुपए मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे 12,000 रुपए। कितने मिल रहे हैं? 12,000 रुपए। तो ये एक क्वेश्चन और बना सकता है आपसे, जिसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सर। चलो, अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, पहले आप उसको अच्छे से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए। हमारे प्यारे अभ्यर्थी, आज आप लोगों को मैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि यूनिट 6 के लिए विशेषकर बड़ा कंपाइल डेटा मैंने जो है आपके लिए लॉन्च करा है। लास्ट ईयर भी इस ब्लैक बुक को, मैं इसको ब्लैक बुक कहता हूं बच्चों। कौन सी बुक है ये? ब्लैक बुक है। ये ब्लैक बुक मैं आपको जनरली जो है ना रिलीज करता हूँ सिर्फ एग्जाम के पहले। ध्यान से सुनना, ये बुक सिर्फ एग्जाम के पहले आती है। किसके पहले आती है? एग्जाम के पहले आती है, जिससे आपको ऐसी सहायता मिले, खासकर यूनिट 6 को लेकर या इकोनॉमी को लेकर। कई बच्चे ऐसे प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि जो यूनिट 6 का डेटा है वो बड़ा ही एक कंपाइल्ड डेटा होता है, बड़ा ही प्रिसाइज डेटा होता है। जैसे बन गया तो बन गया, नहीं बना तो छापने को तो बहुत कुछ छापा जाता है। तो इसमें सबसे पहले इस बुक को परचेज करने वाली जो अभ्यर्थी हैं, वो है हमारी पूजा। बहुत अच्छी अभ्यर्थी हैं ये। पूजा भोपाल से बिलोंग करती हैं बच्चों। कहाँ से बिलोंग करती हैं? भोपाल से बिलोंग करती हैं। तो भोपाल की इस अभ्यर्थी ने लिखा क्या है इस बुक के बारे में, ध्यान से देखो। ये बोली हैं कि सर मैंने बुक परचेज कर ली है। तो मैंने बोला कि बहुत स्वागत है आपका। तो ये बोलती हैं, थैंक यू सर इस डेटा के लिए, जो है हर बार आप इतनी मेहनत करते रहे हम बच्चों के लिए डेटा तैयार करते हैं। एक्चुअल में पूजा ने जो लिखा, इस बात को समझिए, क्योंकि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इसकी पेज जो पीडीएफ होती है ऑलमोस्ट 450 पेज की इस बार की ज्यादा आई है, सबसे ज्यादा आई है जो नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण है। इसको डिकोड करना और कम शब्दों में कन्वर्ट करना एक बड़ी चैलेंजिंग बात होती है। वो आपके लिए हर साल में करने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए इस बुक की कीमत बड़ी कम रखी गई है, 111 रुपए। आप सारे अभ्यर्थियों के फीडबैक बहुत हृदय से स्वागत है, तो थैंक यू पूजा। इसी के साथ एक और हमारी प्यारी अभ्यर्थी हैं, इनका नाम है अर्चना। और अर्चना ने भी एक फीडबैक भेजा था कि जरूरत नहीं है सितारों की। जिस प्रकार से इन्होंने कमेंट करा है वो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब बच्चों का प्रेम है, मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, पर बच्चों के प्रेम को कैसा भी हो बड़ा अच्छा लगता है। और थैंक यू अर्चना, मैं आपके लिए जो है बहुत धन्यवाद भेजता हूँ आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसी तरीके से आप सभी अभ्यर्थी इस संस्थान की पिलर हैं, तो ऐसे ही आगे हमें जो है बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। एक और अभ्यर्थी हैं आशुतोष कोष्टी हैं ये। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, एक वीडियो पुराना भेजा, पुराने घर का वीडियो इन्होंने जब निकाला, और उसके साथ इन्होंने अपना एक वीडियो भेजा। तो ये बोलते हैं कि संस्थान बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, और गुरु, गर गुरु सच्चा और साथ देने वाला हो तो झोपड़ी से महल तक
के सारे जहान बदल जाते हैं आशुतोष। और आपके लिए बहुत धन्यवाद प्यारे डियर आशुतोष। और आपने जो पुराना क्लिप निकाल के ऐसा भेजा, ये कहीं न कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है टीचर के प्रति, या मैं ऐसा कहूँगा कि ये आप सभी लोगों का एक प्रेम होता है मेरे प्रति। तो मैं इस प्रेम के लिए आपके हमेशा आभारी रहूँगा। हमारी पुणे से जुड़ी अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी पुणे से जुड़ी हैं और ये जो है आज भी जो है जुड़ी हुई हैं। ब्लैक बुक के रिगार्ड्स इनका जो है फीडबैक देखिए, ये फीडबैक इन्होंने भेजा कि सर जो है मैंने ब्लैक बुक परचेज़ कर ली है। आई वेंट थ्रू इट। अब इससे आप इस बात को समझें कि प्राची हमारी इंग्लिश मीडियम की अभ्यर्थी हैं। कैसी अभ्यर्थी? इंग्लिश मीडियम की। ब्लैक बुक बच्चों दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो थैंक यू सर, इतना क्रिस्प, शॉर्ट, मेमोरेबल कंटेंट, इको सर्वे और बजट बहुत डिफिकल्ट होता है सर था पढ़ना, आपने जो है बहुत ईज़ी कर दिया। थैंक यू सर। तो आप सभी का भी धन्यवाद प्यारे अभ्यर्थियों। मैं या जो ये संस्थान है वह आप लोगों से है, मुझसे कुछ नहीं है। और आप लोगों के लिए ही मैंने एक लिंक से हटकर इस संस्थान को शुरू करा है, जिसमें आप लोगों का सहयोग हमेशा रहेगा। आप आज पढ़ाई करें और मैं चाहता हूँ कल आप अधिकारी बनें, जिससे आप और इस संस्थान का सहयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। एक और अभ्यर्थी हैं श्याम। श्याम ने जो है इस विषय में जो है बाकी को जो फीडबैक भेजा है वो देखिए, बाकी विषय का तो पता नहीं, लेकिन ब्लैक बुक कंटेंट गजब है, इतनी सफाई से परोसा है कि बस कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज तो मैंने दोनों पीडीएफ पढ़ी और मजा आ गया। तो आपको भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्याम जो है एक बड़े अच्छे अभ्यर्थी हैं, जुझारू बालक है, पढ़ाई अच्छे से करते हैं। उसी के साथ ये जो है नंदिनी का कमेंट है। नंदिनी जो है जबलपुर की विद्यार्थी हैं बच्चों। कहाँ की हैं? जबलपुर की। नंदिनी जो है जबलपुर से इस कमेंट को भेजती हैं, इसके फीडबैक को जो भेज रही हैं कि थैंक यू सर, आपकी ब्लैक बुक बहुत हेल्पफुल है। इकोनॉमी अच्छे से ही नहीं पढ़ पा रही थी, पर 2 दिन में पूरा रिवीजन हो गया। इस तरीके से उसको जो है अल्टीमेटली कंपाइल करा गया है। सारी स्कीम्स की बात हो और बाकी सब कुछ एक साथ मिल गया। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे बच्चों के कमेंट्स हैं बच्चों, मेरे कोई कमेंट्स नहीं है इस पे। मैं सिर्फ बच्चों के लिए जो बेहतर होता है वो करने का प्रयास करता हूँ। दैट मीन्स मैं आपको ये भी बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि यदि अभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, जो कि आगामी आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल तक या होने वाला है एग्ज़ाम, तो इसमें इतने कंटेंट हैं कि आप चाहे भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर लो या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात कर लो, आप बहुत सटीक तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर कर आओगे। कम पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, पास हो जाओगे। तुम्हें एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 से 2 बार रिवाइज़ करना, बस इतना कष्ट ज़रूर कर लेना। चलो, सभी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं बीच में? बिल्कुल। चलो, सभी को लाइव दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो थोड़ा-सा। हाँ, प्यारे अभ्यर्थियों, बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए। चलिए, आगे बढ़ा जाए अब मेरे हिसाब से। आप दोनों तरीके से बिल्कुल बच्चों इसको जो है वो कर सकते हैं। यदि आपको बुक को परचेज़ करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। अब आपको इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप कॉल करके, आप व्हाट्सएप में मैसेज करके, उसके बाद मैं आपको जो है इसमें रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है बच्चों, बफर में सफर की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? बफर में सफर। बेसिकली बफर क्या होता है? अक्सर जब जो पशु होते हैं वो सामान्य रास्ते से निकलते हैं, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान के चलो आप तेज गाड़ी से निकल रहे हो, आपने एक टक्कर मार दी। तो ऐसी असुविधाओं से बचाने के लिए एक बफर ज़ोन क्रिएट करा जाता है। समझ गए बात को? तो उस बफर में आपको सफ़र करवाया जाए, मतलब सिर्फ़ जैसे कॉरिडोर बना दिए जाते हैं, जैसे चीता कॉरिडोर बना दिया, तो मतलब अब उस एरिया से ऐसी कुछ व्यवस्था करी गई कि सिर्फ़ चीते होके जो है जानवर जो हैं वहाँ से निकल चले जाएँगे। समझ गए बात को? तो इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 से बफर में सफ़र योजना को जो है शुरू करा। इसको रट के जाइए। और ये जो है 12 महीने खुले रहेगा और बढ़िया आपको इसमें सफ़र कराया जाएगा, तो बढ़िया आनंद उठाइए यदि मन कर रहा है। नेक्स्ट स्कीम, इस बार के लिए ये स्कीम थोड़ा-सा आनी चाहिए जो मुझे लग रहा है, तो मैं इस स्कीम को आपको 100% के साथ जो है आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, कि संत रविदास स्वरोजगार योजना की बात आ रही है। इसमें जो है कैटेगरी ध्यान से रखना, बस एससी के हितग्राहियों की बात हो रही है। एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनका एज क्राइटेरिया क्या है? 18 से 40 वर्ष का होगा, ध्यान से समझना। उनको स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अपना एक पर्टिकुलर जो है जॉब, एक तरह से इंडस्ट्री या जो अदर चीज़ें हैं उनको एस्टेब्लिश करने हेतु
कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने की सरकार बात कर रही है। ये कितना है? तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि आप स्टैब्लिश कर रहे हो, मतलब विनिर्माण इकाई आप लगा रहे हो, तो 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पर सरकार आपको सुविधा दे देगी। सुविधा इन द सेंस ऋण, समझ गए बात को। यदि आप सर्विस सेक्टर की या जो है रिटेल्स जो है ट्रेड में कोई यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए से लेकर आपको 25 लाख रुपए तक की सरकार यहाँ पर ऋण उपलब्ध करवा देगी। अब ध्यान से सुनना, इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, मतलब नोडल एजेंसी कौन है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। समझ गए बात को? तो इस तरीके से जो है आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, बिल्कुल अच्छी स्कीम है। ठीक है, संत रविदास आपका स्वरोजगार स्कीम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है आपकी 15/11/2021 को। ये स्कीम इस बार आनी चाहिए, ये भी सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। नहीं पढ़े हो तो पढ़ के जाओ। ध्यान से सुनो, सिकल सेल उन्मूलन मिशन के बारे में बात हो रही है। मध्य प्रदेश या जो है एक तरीके से जनजातीय समुदायों में सिकल सेल रोग जो है पाया जाता है बच्चों। कैसा रोग पाया जाता है? सिकल सेल। साइंस में आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप निश्चिंत रहो। अभी एक और है, इसमें बेसिकली ब्लड में जो है क्लॉटिंग होने लगती है, तो जिसकी वजह से जो है आगे चल के इनको बीमारियां या डेथ, ये सारी चीजें होने लगती हैं। प्रश्न क्या पूछेगा, कब से शुरू हुआ? तो 15/11/2021 से शुरू हो रही स्कीम। ध्यान से सुनो, अब पायलट प्रोजेक्ट पे सबसे पहले झाबुआ और अलीराजपुर पे शुरू हुई है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक ट्रायल बेसिस पे होता है। तो ये 2 जिले याद करके रख के जाना, नहीं भी याद आ रहे हो तो समझ लो जनजाति बाहुल्य जिले जो हैं यही है अल्टीमेटली। तो ऐसे भी थोड़ा सा माइंडसेट बना के जाना कि पश्चिमी वाला, तो पर झाबुआ अलीराजपुर आप पढ़े होंगे। इसके तहत जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि कब तक जो है सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य सरकार ने रखा है? आंसर दीजिएगा 2047। क्या बोलोगे? 2047। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आती है 13/10/2021 को स्कीम शुरू हो रही है। इसका नाम है पीएम गति शक्ति। क्या नाम है इसका? पीएम गति शक्ति। बेसिकली लॉजिस्टिक लागत को कम करने के साथ बुनियादी संरचनाओं का विकास करने पर जोर देती है यह स्कीम। मतलब लॉजिस्टिक लागत, ट्रांसपोर्टेशन लागत की बात आ रही है, किसी सामान को यहाँ से वहां ले जाने की बात हो, तो इसके संदर्भ में इस स्कीम को शुरू करा गया। हालांकि इसमें एक और स्कीम को जो है समाहित करा गया। ध्यान से देखो, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2011, मतलब ये जो एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट शुरू करा गया था, ये करा गया था 2011 में। इसको समाहित करके पीएम गति शक्ति का हिस्सा बना दिया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है तो जल्दी से बता दो। सारी स्कीमें कवर होंगी। जो लोग बीच में जुड़े हैं, मैं उनसे एक निवेदन के तौर पे कहूंगा, सेशन को लाइक कर दें, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें इस सेशन को, क्योंकि जो लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे, समझ लो उस तरीके से आपको इन क्लासेस के बेनिफिट भी मिलेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि एमपी की इकोनॉमी की बात हो और ऐसी इकोनॉमी जो सभी एग्जाम में आ रही हो, उसके लिए आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है। बार बार नहीं पढ़ने दूंगा, इसकी मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सॉरी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप की बात हो रही है। तो 12/5/2023 को जो है इसके संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है शुरू हुआ था। इसी के तहत जो है आगे चलकर हमने एक रोड मैप भी देखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है इसको शुरू करा था। इसके अंतर्गत जो है आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? तो आत्मन जो है लिखा होगा, उसका अर्थ देखना, ए से हो जाएगा एस्पिरेशन, टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, एम से हो जाएगा मिशन, ए से हो जाएगा एक्शन और एन से हो जाएगा नीति को जो है समर्थित करते हुए इस तरीके से करा गया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 विषयों को या 4 सब्जेक्ट को जो है इंक्लूड करा गया है, जिसमें भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा और अर्थव्यवस्था इत्यादि पर जो है काम करा गया। तो इसके लिए मैंने आपको एक बड़ी विधिवत पूरी डिटेल्ड क्लास दे रखी है। आप हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट चेक करना, उस पे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश दोनों विस्तार रूप से आपको मैंने वर्णन कर दिया, तो उससे समझ लेना। आगे बात करते हैं। इस बार के लिए एक और स्कीम जो है, जो मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए, वो है पीएम मुद्रा योजना। समझे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तो आएगा ही, इसमें बताने का कोई शक नहीं है मुझे। उसके बाद में मुद्रा की बात होती है, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम की बात हो रही, तो 8 अप्रैल 2015 से इस स्कीम को प्रारंभ करा जा रहा है। कब से प्रारंभ करा जा रहा है बच्चों? 8 अप्रैल 2015 से इस स्कीम को जो है प्रारंभ करा जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या करा गया है? देखो, मुद्रा का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद करना होगा, माइक्रो स्मॉल
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है ना। मुद्रा मतलब आपका हो गया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। बेसिकली भारत सरकार के द्वारा पृथक सी एक पर्टिकुलर बैंक जैसा स्टैब्लिश करा गया है, जिसके अंतर्गत फंडिंग रख के प्रोविजन करा गया। अब इसमें क्या करा गया है, ध्यान से देखो, गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। गैर कॉरपोरेट कौन है? वो जो किसी एमएनसी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो जो किसी सरकारी सर्विस के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इनके अलावा जो लोग हैं उनको गैर कॉरपोरेट का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसे लोगों को कोलेटरल फ्री, अभी मैंने थोड़ी देर पहले की स्कीम में और चर्चा करी थी आपसे, यदि आपको याद हो रही है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम में मैंने बोला था कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। दैट मीन्स बैंक से जब आप कोई चीज गिरवी रख सॉरी लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है, पर इस कंडीशन में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, आपको लोन आसानी से दिया जाएगा। तो इसमें 3 कैटेगरी तैयार करी गई। कितनी कैटेगरी है यदि आपसे पूछ ले तो आप बोलना 3 कैटेगरी। पहली कौन सी है? जिसमें बोलोगे शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक के ऋण की बात कही गई है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, किशोर हो रहा है, तो 50,000 से 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। और तरुण, अब मतलब बच्चे ने पढ़ाई करी बचपन में तो कुछ ना कर पाया, कॉलेज चला गया तो कुछ ना कर पाया, तो बाप ने कहा शादी कर लो, 5 से 10 20 लाख रुपए ले लो और अब विदा ले लो। तो 50,000, 50 से 5 और 5 से 20। अब हुआ क्या, इस बात को ध्यान से सुनना, जो प्रश्न मुझे लगता है और इम्पोर्टेंट है वो कुछ इस तरीके से है। हाल ही में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रस्तुत करा जा रहा है, और जो टेक्स्ट आई है, इनका टाइटल जो लोगों ने इनको दिया है, मैंने नहीं दिया, तो टेक्स्ट आई को जो है एक तरीके से ये बात कही गई टेक्स्ट आई ने अपने बजट भाषण में कि इस बार से जो मुद्रा स्कीम है उसमें 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तरुण कैटेगरी के अंतर्गत करा जा रहा है। तो आपसे वो स्पेसिफिक प्रश्न बना के पूछेगा कि हाल ही में या केंद्रीय बजट 2024-25 की यदि बात करेंगे अपन मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके अंतर्गत तरुण कैटेगरी का जो लोन है, अमाउंट है, वो कितना बढ़ाकर कर दिया गया है, तो बोलना 20 लाख रुपए। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम, पुरानी स्कीम है थोड़ी सी यद्यपि, पर मैं थोड़ा सा इसको लेके चलता हूं, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखो। 1995 में स्कीम लाई गई जिसका नाम है मध्याह्न भोजन। स्कीम का नाम क्या है? मध्याह्न भोजन। बच्चों इसमें जो है इसका नवीनतम नाम करा गया, समझ गए बात को, इसका नाम चेंज करा गया और नाम चेंज कर इसको पीएम पोषण योजना जो है कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, हम लोग तो सरकारी स्कूल से, शुद्ध सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे लोग। तो खाना मिलता था, क्या मिलता था? खाना। और इसी खाने की लालच में स्कूल जाते थे। कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। तो बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जिसमें खाद्य सुरक्षा का भी प्रावधान करा गया और उसके साथ साथ शिक्षा का प्रावधान भी कर दिया गया। तो इसे क्या करा गया? देखो, 3 से 14 वर्ष आयु वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में खाना मिलता था। हमें मिलती थी खिचड़ी, और एक बार खिचड़ी में जो है सुनने को आया कि छिपकली पड़ी थी। तब से फिर हमने नहीं खाया, हम ये बता रहे हैं, जिंदा तभी बचे। ठीक है, तो बाकी तुम लोग समझदार हो, हालांकि ऐसा नहीं है, अब बहुत एक्टिव हो गए हैं। पहले थोड़ा सा होता था, थोड़ा सा पहले क्या है, सर्वेलेंस वाला जो पोर्शन था बच्चों वो थोड़ा कम था, इतनी चेकिंग नहीं होती थी। इतने आज के जैसे हर जगह फोन नहीं आ गए कि ये देखो छिपकली का कलर ऐसा है, खाने खिचड़ी में गिरी, खिचड़ी में गिरी जो है लंबी छिपकली, काली छिपकली, भूरी छिपकली। ये जमाना नहीं था पहले। पहले पता भी नहीं चलता था, छिपकली निकाल के भी फेंक देंगे तब तक कुछ नहीं होता था। समझ गए बात को? तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती थी। अब इस आधार पर अब आप समझ जाना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक स्कीम इस बार की बड़ी चहेती स्कीम होने वाली है आयोग की, और जो मुझे लग रहा है आयोग बिल्कुल 200% पूछेगा, 100% तो छोड़ो, 200% पूछने का मन है आयोग का इस बार इसको। दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, पर इसी के साथ साथ मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। ध्यान से देखो, इस योजना के अंतर्गत श्री अन्न की बात करी जा रही है। बच्चों श्री अन्न में क्या क्या आता है? तो देखो, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, जो मोटा अनाज है उसको श्री अन्न कहा जाता है बेसिकली। और एक ये ऐसा है, मैं आपको ऐसा भी बता दूं कि एक जमाना था जब हमारे यहाँ के लोग इसको बड़ी आसानी से खाते थे, पर क्या है, धीरे धीरे लोग सहरातु हुए। हमारे यहाँ बोलते हैं सहरातु हो रहा है बड़ा। तो सहरातु होने के चक्कर में लोगों ने इनको छोड़ा। समा मतलब धीरे धीरे बोले 8 गेहूं खाएंगे, फिर ऐसा खाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे।
पहले लोग इसी को ही खाते थे। आज जब लोग इसका महत्व समझना सीख रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं लोग वापस पिछड़े होने जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हुआ करती थी। कैसी चीज़ें थी? स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हुआ करती थी। तो इसके चलते इस योजना के तहत यदि किसान इनका उत्पादन करता है, तो उसको 10 प्रति किलो जो है ₹10 दिए जाएँगे। समझ गए बात को? इस तरीके से। अब बात हो रही है महारानी जो है दुर्गावती के संदर्भ में बात हो रही है, तो वीरांगना महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह या कीरत सिंह, कहीं-कहीं लिखा मिलेगा, कीरत सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। कीरत सिंह की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से शेरशाह सूरी को। किसको पढ़ा होगा? शेरशाह सूरी को। समझ गए बात को? तो शेरशाह सूरी इन्हीं पर जब अटैक करता है तो उक्का नामक एक आग्नेय अस्त्र चला रहा होता है। वो आग्नेय अस्त्र इनके किले में टकराता है और किले से टकराने के बाद वापस जो है जहाँ शेरशाह सूरी खड़ा था वहां पर गिर जाता है, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी गुम। समझ गए बात को? पर हालांकि शेरशाह सूरी इस किले को जीत लेता है। पर बात ये आती है कि इनकी जो है पुत्री है वीरांगना के साथ-साथ। एक बात इसलिए समझिए इनको कि राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह के साथ इनका जो है विवाह करा। आगे चलकर ये देखा जाता है बच्चों कि दलपत शाह की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इनके पुत्र या इनके अल्पायु पुत्र बचते हैं जिनका नाम है वीर नारायण सिंह। जिनका नाम क्या है? वीर नारायण सिंह। तो बेसिकली वीर नारायण की एक अंगरक्षिका के तौर पर ये आगे बढ़ती हैं और पूरा कार्यभार या जो है राजपाट संभालती हैं। और इसी के साथ-साथ ध्यान से समझना, तो इसी के साथ-साथ जो है पर इनका ये जो खुशहाल साम्राज्य है, इस खुशहाल साम्राज्य की पर नज़र गाड़ता है कौन? मुगल शासक अकबर। अकबर इस समय साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था, अर्थात अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इस संदर्भ में अकबर ने करा ये कि इनसे एक बोलते हैं ना कि एक कारण क्रिएट करने का जो है कि कैसे कारण अटैक कैसे करा जाए। तो इसके लिए अकबर ने जो है इनके प्रिय हाथी और इनके सेनापति को भेंट स्वरूप माँगा, जिसे रानी ने स्पष्ट तौर पे जो है मना कर दिया। तो इसके चलते अकबर ने सैन्य अभियान भेजा, जो कि आसफ खां के नेतृत्व पे भेजा गया था। किसके नेतृत्व पे भेजा गया था? आसफ खां के नेतृत्व पे। तो ये याद रखना। दोनों के बीच में नरई नाला के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जब पहला राउंड होता है तो पहले राउंड में रानी जो है आसफ खां के ऊपर बहुत हावी हो जाती हैं और उसे एक बलिदान दे देती हैं कि जा ऐश कर। पर इसका जो है कहीं न कहीं बोलते हैं ना हमारे यहाँ जितने राजा या रानियाँ हारे, उन्होंने दूसरों को पहले शत्रु को छोड़ा और अंततः उसी शत्रु ने उन्हें पराजित करा। इनका ऐसा मानना था दुर्गावती का कि रात्रि में वो आक्रमण नहीं करेगा, पर इन लोगों ने रात्रि में ही रानी की सेना को घेर लिया और इसके चलते रानी ने जब देखा कि अब फाइनली मैं हारने वाली हूँ, तो रानी ने एक कसम खा रखी थी कि शत्रु के हाथ अपना शरीर नहीं लगने दूँगी, जिंदा शरीर नहीं लगने दूँगी। इसकी वजह से इन्होंने अपनी ही कटार जो है घोंप ली और इस तरीके से बलिदान दे दिया। तो प्रश्न पूछा जाता है तो जबलपुर के नरई नाला के क्षेत्र में इनका जो है युद्ध होता है। नरई नाला नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच का क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों। बरेला ग्राम जबलपुर में इनकी समाधि है और इसी के ध्यान में रखते हुए इन्हीं के सम्मान में आगे चलकर जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी कर दिया गया। हाल ही में 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी करा गया है जबलपुर में इन्हीं के उपलक्ष्य में। उसी के साथ समझो कि मिलट कीन लहरीबाई बैगा जनजाति से हैं और डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश की निवासी हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा इनको भी याद कर लेना। तो मैंने एक आपको होलिस्टिक अप्रोच दे दी और इसी होलिस्टिक अप्रोच को 360 एंड सेलेक्टिव में कहता हूँ आपके लिए। अब इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनेगा। सारे फैक्ट्स को एक बार रिवाइंड करके सुन लेना जब फ्री हो, तो आपको बहुत कुछ और भी मिल जाएगा यहाँ से। मज़ा आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो। नेक्स्ट एक और आखिरी तो नहीं है, अभी इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट स्कीम ध्यान से सुनो। तो जो है 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करी जा रही है। नो डाउट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल पढ़ के जाना, रट के जाना, जितना बोल रहा हूँ उतना करना, आपको मिल जाएँगे 2-3 नंबर अच्छे से, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपके सही जाएँगे। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध करवाने की बात आई थी, तो मैं इस स्कीम की भी सराहना करता हूँ। नो डाउट जो है धीरे-धीरे लोगों को घर मिले बच्चों और इसकी एक प्रोग्रेस जो है वो देखी गई। पर हुआ क्या ध्यान से समझना कि आगे चलकर जो है इसी को ये 2 पार्ट में चलती है, समझना मेरी बात को। एक तो शहरी चलती है और एक ग्रामीण चलती है। समझ गए बात को? शहरी और ग्रामीण चलती है। समझ गए बात को? तो देखो वर्ष 1 अप्रैल 2016 को
पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया था और इसी के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम जो है पूरा कर लिया गया है। सरकार जो है आगे और भी प्रयास कर रही है। अब देखो इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया है। मध्य प्रदेश जब अपना 69वां जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर मना रहा था या डे मना रहा था, इसी के उपलक्ष्य में सरकार ने एक डेटा रिलीज करा, मध्य प्रदेश सरकार ने, और ये बताया कि हम किन किन योजनाओं में अग्रणी हैं, जिनमें एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भी है बच्चों। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसी के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना की बात हो, ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, स्वामित्व योजना जिसके अंतर्गत आदिवासियों की जमीनों को जो है उनके अधिकार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत, मछुआ क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। क्लियर है? हाँ बच्चों, थोड़ा सा और सब्र रखो। मैंने आपको फिर से बोला है, एक बार पढ़ाऊंगा, दूसरी बार पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जल्दी ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको लगभग 1 से 2 बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, सब हो जाएगा। आपको प्रश्न कैसे बनेंगे वो मैं चर्चा करते रह रहा हूँ। इसके बाद में लास्ट स्कीम, अभी आपकी स्कीम यहाँ से एंड, इसको देखो ध्यान से। ये स्कीम जो है ये आपके लिए इस बार की बिल्कुल, ये भी 200% वाली स्कीम है। मैं तो 100 से ज्यादा ही दे रहा हूँ, अब इस बार इसको भी 200% ले जाओ। समझ गए बात को? बिल्कुल आने वाली स्कीम है। प्रधानमंत्री जन मन मतलब जनजाति आदिवासी महान्याय अभियान इसको जो है कहा गया। 15/11/2023 को जो है ये शुरू करी जा रही है। अब ध्यान से देखना, 15 नवंबर को बेसिकली आपको पता है बिरसा मुंडा जयंती हम मनाते हैं और पीएम मोदी द्वारा झारखंड से शुरू करी जा रही है, तो उन्हीं का ही क्षेत्र है। आपसे पूछ ले 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो उसका आंसर देना। लगभग 24,000 करोड़ रुपए का बजट इसके अंतर्गत आवंटित करा गया है। उद्देश्य क्या है? जनजाति समुदायों को जो है मुख्य धारा में लाना। और सोचो सरकार जनजातियों का कितना कल्याण कर रही है कि 9 मंत्रालयों के माध्यम से जो है, मतलब 9 मंत्रालय को एक तरफ शिफ्ट कर दिया सरकार ने कि चलो इनका उत्थान करने चलते हैं, और 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दिया गया। विशेषकर इसकी अवधि पढ़ के जाना, अवधि 2023-24 से 25-26 रखी है, जिसे सरकार निश्चित तौर पे आगे बढ़ाएगी। ठीक है, ऐसी बातें तुम क्यों कहते हो? कहना सर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं योजनाएं ही पढ़ा रहा हूँ लगभग इतने समय से, और मैं देखते जा रहा हूँ सरकार कैसे जो है, मैंने आपको बोला था स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, 2019 में सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करेंगे, एक भी नहीं हुई। आगे फिर तुम देखते रहना। समझे बात को? चलो अब आगे एक और प्रश्न सुनो कि अब इसमें क्या क्या है। देखो सड़क, उनका संचार, कनेक्टिविटी, शिक्षा, पोषण, इन सारे मुद्दों पर जो है फोकस करा गया। मैं जिस संदर्भ में आपको डेटा दे रहा हूँ, चूंकि मेरे प्यारे अभ्यर्थी कुछ मेंस भी लिखने जाएंगे समझना, तो मैं उस संदर्भ में भी डेटा देता हूँ। समझे बात को? एक बार मेरा बच्चा पढ़े, बार बार उसको इस कंटेंट में दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि एमपी की इकोनॉमी में भी इस बार अच्छा खासा वेटेज है मेंस में, और रुकवाएगी भी, आगे बढ़ाएगी भी। पर आगे देखो 1973 की बात हो रही, किसकी बात हो रही? 1973 में ढेबर आयोग ने आपसे पूछे बेसिकली, इसमें देखो आदिम जनजाति समूह, समझ गए बात को? पीवीजीटी नाम लिखा आएगा, इसकी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको परिभाषित करा था पहली बार ढेबर आयोग ने। किसने परिभाषित करा था कि ये लोग कौन होंगे जिनको आप पीवीजीटी कंसीडर करोगे? तो आधार क्या बताया? घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, मतलब पहले जो टेक्नोलॉजी होती थी कृषि में यूज, उसकी बात हो रही है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, आर्थिक पिछड़े हो, कम साक्षरता मतलब जो है लो लिटरेसी की बात हुई, और जनजाति समुदायों को शामिल करा गया था। भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीजीटी समुदाय रहते हैं बच्चों, इतना याद रखना। अब इनका घटते क्रम में मैंने लिख दिया है, उड़ीसा में 15 है, आंध्र प्रदेश में 12 है, उसी के साथ साथ बिहार और झारखंड की बात है तो 9, हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है 7, इतना याद और रख लेना। तो डेट के साथ कहां से प्रारंभ हुई? बजट, अवधि, मंत्रालय और ढेबर आयोग के साथ साथ मध्य प्रदेश, ये 5 की फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जिनको तुमने याद कर लिया तो स्कीम तुम्हारी गलत नहीं होने वाली। ये स्कीम तो पूछी जा चुकी है बच्चों, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। उसने ये पूछा है कि 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट थी
उसने जो है कितनी स्कीम्स को जो है मान्यता दी थी? ये प्रश्न आपके जो है हाल ही में कुछ पीएससी के ही किसी एग्जाम में आया था। तो ये तो आपको भगवान बिरसा मुंडा रटाई जा चुकी है, टांटिया मामा रटाई जा चुकी है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, इसको थोड़ा-सा माइंड में रखना बस। बाकी भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की बात हो, पुरानी क्लासेस देख लो, सब बता रखा है। तो इस तरीके से अब आपका स्कीम वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा मुझे बताइए। मैंने आपको मोटे तौर पे 21 प्रमुख स्कीमें दी हैं। कितनी प्रमुख स्कीमें दी हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस 21 ये 21 स्कीमें जो हैं मैंने आपको दे दी। इन 21 स्कीमों को एक से दो बार रिवाइज करते रहना, बार-बार, 2-3 बार पढ़ोगे सारी याद हो जाएँगी, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जो की फैक्ट है वो मैंने बाहर निकाल दिए वैसे भी। तो जिसको कम पढ़ना हो, मतलब जिसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, वो जो है आप इनको पढ़ें। और जो मेंस वाले हैं हमारे अभ्यर्थी, वो डिटेल में पढ़ो, क्योंकि यही स्कीम आपको वहां छप के आएंगी। इतना छापना, बाकी दिमाग नहीं लगाना। समझे बात को? बाकी तुम्हें पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो। एक सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेने को तैयार हूँ, आपको इस सब्जेक्ट में मैं कॉन्फिडेंट में ला दूंगा। चलो, बिल्कुल। हाँ बच्चों, जल्दी कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, तुम लोग भी जल्दी से बता दो। और चिंता ना करो, सारी चीजें हो जाएंगी। आज बस थोड़ी सी और क्लास है, और इस क्लास के बाद फिर आपको आज भी अच्छे से सब मिल जाएगा। ठीक। बीच में जो जुड़े हैं, और जो लोग, मैं फिर से कहूंगा, जो एमसीक्यू के लिए अपना जो है जीवन सर्वत्र खराब कर रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा, मेरे पास इतने एमसीक्यू हैं कि मैं चाहता तो तुमको एमसीक्यू भी देता। पर मैंने एक चीज समझी कि जब तक बच्चे के पास थ्योरी ना हो, एमसीक्यू कराना औचित्यपूर्ण नहीं होता। कुछ बच्चे हैं जिनके पास संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, पर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑथेंटिसिटी को लेकर हमेशा प्रश्न उठते हैं। पहले मैं आपको इसलिए वो एक जो है निश्चितता दे देता हूँ कि इतना पढ़ लो, इसके बाद हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो इस आधार पे मैंने आपके लिए कुछ और कोर्सेज लॉन्च करे हैं। जैसे एक है अतुल सर की आर्थिक पाठशाला, इसमें हमने प्री टारगेटेड बैच को लिया था। लगभग ये बैच आपके लिए इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी दोनों आपको इस बैच में, और इसी के साथ ध्यान से सुनना, इसी के साथ ब्लैक बुक आपको फ्री मिल रही है। तो जिसने अभी भी परचेज नहीं करा है वो कर लो। मैंने डेटा इतना संक्षिप्त रखा है कि आप कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकते हो। मतलब 10 दिन भी आप कहोगे ना, मैं कहता हूँ 10 दिन में भी आप इस कंटेंट को पढ़ सकते हो। बाकी फिर आपका मन है। उसके बाद में साथियों, ये कोर्स है जो मेरा पसंदीदा कोर्स है। यदि आपको कुछ आईएएस एकेडमी से जुड़ना है, तो मैं कहूंगा आप इस कोर्स में जुड़ो। मैं आपकी सारी चिंताएं लेने के लिए इस कोर्स में तैयार हूँ। समझे बात को? इस कोर्स में मैं आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ। इन 3 सब्जेक्ट में मैंने आपको मेंस की बात करेंगे तो 400 नंबर की दिलाने की कोशिश करना है, और प्री की बात करेंगे तो 40। उसी के साथ साथ देखो, मैंने आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में जो है मदद कर दी। चाहे एमपी की बात हो, एमपी के साथ साइंस की बात हो, साइंस के साथ ज्योग्राफी की बात हो, पॉलिटी की बात हो, इन सभी में मैंने आपकी यहाँ पर मदद करी। जो कॉम्बो वाले बैच वाले बच्चे हैं उनसे पूछ लो। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो मैं कहूँगा आप इस लिंक पर क्लिक करके एंड्रॉइड फोन पे, और आईफोन यूज करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके मुझसे जुड़ जाओ। उसी के साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्स थोड़ा सा महंगा आपकी नज़र से है, वैसे तो ये बहुत सस्ता कोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोर्स जो है ईएमआई में उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? ईएमआई में। आप जाके चेक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई भी दिक्कत है डायरेक्ट कॉल करो। चलिए, अब हम जो है इंपॉर्टेंट कमिटीज पे चर्चा और कर लेते हैं, एक के बाद एक। सारे लोग तैयार हैं आप तो? हाँ कि ना? ठीक। एक बार सभी लोग कमेंट कर दो थोड़ा सा। और बीच में जो जो लोग जुड़े हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। और ध्यान से देखें, जो लोग बाद में देखते हैं उनसे भी एक निवेदन है ये है कि भैया थोड़ा सा कष्ट करिए और थोड़ा सा सहयोग करिए, जिससे हम आपके लिए और भी कुछ मेहनत करें, जिसमें कुछ नया, कुछ अलग मैं आपके लिए हमेशा करूँ। चलिए, अब बात आती है बच्चों, सबसे पहली आपकी कमेटी है। देखो यहाँ पर गठन या रिपोर्ट की बात आती है तो 1949 याद रखना। 1949 में बनती है महालनोबिस समिति। कौन सी समिति बन रही है? महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस।
स्वतंत्रता पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने का या आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक ऑफिशियल अटेम्प्ट कर रही है आपकी पीसी महालनोबिस कमेटी। और इस समिति में आपको जो है 2 लोग और सदस्य के तौर पे देखने को मिल जाएंगे। कितने सदस्य? 2। एक तो वी के आर वी राव साहब देखने को मिल जाएंगे और डी आर गाडगिल साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। डी आर गाडगिल जो कि सदस्य के रूप में इसमें हुए। तो पूछे कब गठित हुई, उसी के साथ अध्यक्ष कौन है, उद्देश्य क्या है और कौन सदस्य थे, तो अब छाप क्या आना। जब भी बच्चों पंचायती राज की बात होगी, किसकी बात होगी? पंचायती राज की बात होगी। तो पंचायती राज से संबंधित जो एक समिति है वो बिल्कुल सबसे पहले आपके एग्जाम में छप के आती है। अच्छा देखो, मैंने केवल इंपॉर्टेंट कमिटी यहाँ पर ली है, तो यदि आप प्री देने जा रहे हो, किसी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हो, तो ये कमिटी आपको सब जगह मिलेंगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ध्यान से सुनते चलना और लिखते चलना अपनी कॉपी में। बलवंत राय मेहता समिति की बात होगी। मैंने आपको बोला त्रिस्तरीय, बेसिकली पंचायती व्यवस्था के शिल्पी के तौर पे जाना जाता है बलवंत राय मेहता को। सर्वप्रथम जो है इन्होंने एक सिफारिश करी कि पंचायती राज सिस्टम के 3 स्टेज होने चाहिए। समझ गए बात को? तो इस आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है इन्होंने समर्थन करा था। और इसी समिति की रिपोर्ट जो है 1958 में आई थिंक आती है, और 58 की रिपोर्ट के आधार पर ही फिर जो है 59 में ग्राम जो है नागौर जिला राजस्थान के अंतर्गत बात होती है। तो पहली जो है आपकी एक तरीके से पंचायत स्थापित कर रहे हैं पंडित नेहरू। और इसी के साथ पंचायती व्यवस्था की कुछ अन्य प्रमुख समितियां हैं, मैं एक नजर में उनको लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले 1957 की बात आती है, तो 1957 में तो बी आर मेहता समिति हो गई। कौन सी? बी आर मेहता समिति हो गई। उसके बाद 77 की बात आती है, 1977 में तो अशोक मेहता समिति हो जाती है। कौन सी हो जाती है? अशोक मेहता। देखो, पंचायतों से प्रश्न बिल्कुल आता है, जिस एग्जाम में चले जाओ, ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर मैं और करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1985 की बात आती है। किसकी बात आती है? 1985 की बात आती है। फिर 1986 की बात आती है और 1988 की बात आती है। तो 1988 में तो जो है पी के थुंगन कमेटी हो गई है, थुंगन कमेटी, इस तरीके से लिख लेना। इसके बाद जो है आपकी आती है आई थिंक लक्ष्मीमल समिति आती है, आई थिंक, ठीक है ना, लक्ष्मीमल समिति आती है। और यहाँ पर एक और आ रही है जिनका अभी मुझे आई थिंक राव के नाम से है, उनका थोड़ा सा देख लेना। तो इस तरीके से 1957, 77, 85, 86 और 88 ये 3 आपकी कमिटीज एक बार याद हो गई, 5 आई थिंक है। तो ये आपका एक प्रश्न यहाँ से सही चला जाएगा। उसी के साथ साथ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको याद रख लेना है इसमें। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 1992 में लाया गया। और 74वां संविधान संशोधन आपको याद रख लेना है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये भी लाया जाता है। तो ये इसको याद रख लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ गए बात को? इसको ध्यान से और देख लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं इसके लिए फोकस कर रहा हूँ। ये पॉलिटी से भी आपका रेलेवेंट है। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 का जुड़ा, ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 जुड़ता है। इस तरीके से याद रख लो, एक 9 के 9 का, समझ गया बात को। और यहाँ पर जो है 9 का जुड़ जाएगा, या तो ऐसे याद करते चलो, ठीक है। एक इसके अंतर्गत जो है पंचायतों को, ध्यान से सुनना, किसको? पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं को, किसको? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान से सुनते चलो। ये जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। वहीं पर संविधान के अंतर्गत भाग की बात करेंगे, 243 का से ण तक जो है यहाँ पर जुड़ रहा है। संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ रही है बच्चों। कौन सी अनुसूची जुड़ रही है? 11वीं अनुसूची जुड़ रही है। और कार्यकारी विषय जो है वो 29 है, 29 जो है विषय यहाँ पर दिए गए पंचायतों को काम करने के लिए। कितनी बात हो गई। यहाँ पर आओ 74वें संविधान संशोधन पे। भाग जुड़ा देखो 9 का, संबंधित किससे है? नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे इसके संदर्भ में, तो आपको क्या बोलना है कि यह जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और ये जो है का के बाद जो है णा के बाद ता से या छा तक जो है चलेगा। संविधान में आर्टिकल जो है कहां तक चलेंगे? ता से या छा तक चलेंगे। उसी के साथ 12वीं अनुसूची जोड़ी जा रही है। कौन सी अनुसूची जोड़ी जा रही है? 12वीं अनुसूची जोड़ी जा रही है संविधान में। और इसमें कार्यकारी जो विषय हैं वो है 18।
वो कितने हैं 18। तो इस तरीके से जब एक बार आप इसको रट लोगे, मैं कह रहा हूं आपका सबसे पहले यदि पंचायती व्यवस्था आपका टॉपिक है स्थानीय स्वशासन यूनिट 5 का, यहाँ से एक प्रश्न आपको बिल्कुल बन जाता है। बचता है आपका जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, तो आपको बता देना है वर्ष 1822 की बात कर देना है। कब की बात कर देना है? वर्ष 1822 की रिपन प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ये बात हो गई। अब फटाफट आगे देखो। नेक्स्ट बात आती है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित। बेसिकली जब आप बैंक जाते हैं तो आपसे बैंक किस तरीके का बिहेव करें, तो इसके संबंध में जो समिति बनाई गई थी उसका नाम है गोईपुरिया। बिल्कुल पूछी जाने वाली समिति। RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। SS तारापुर समिति, ये समितियां पहले पूछता था, हो सकता है मुझे लग रहा है PSC भूले बिसरे आपसे पूछे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो SS तारापुर समिति का संबंध जो है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से है। नेक्स्ट स्कीम जो समिति आती है, कमिटी आती है बच्चों, वो आती है आबिद हुसैन कमिटी। कौन सी कमिटी? आबिद हुसैन कमिटी। मैं आपसे ऐसे कह दे रहा हूं जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी मानी जाती है बलवंत राय, वैसे ही लघु उद्योगों के संबंध में समझना, स्मॉल इंडस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है या बैकबोन कहलाती है आबिद हुसैन समिति। BR जो है BK इराडी समिति की बात हो रही है, बालकृष्ण इराडी की, तो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है और बेसिकली राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित है। तो आप औद्योगिक रुग्णता ज्यादा याद रखना, पूछेगा तो इतना पूछ लेगा। नो डाउट 2009 की सुरेश तेंदुलकर समिति मैंने आपको बता रखा है, गरीबी का एक टॉपिक मैंने आपको मेंस की क्लास में दे रखा है और प्री में इस बार बच्चों को पढ़ाया भी अलग से। 2012 सी रंगराजन समिति, ये भी गरीबी का स्तर के मापने से संबंधित है और क्या क्या क्राइटेरिया दिया। दीपक मोहंती समिति वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंग्लिश वालों किससे समिति है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक, इंक्लूजन। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आराम से लिख रहा हूँ, तुम समझ जाना क्योंकि ये पेन थोड़ा वो हो रहा है। और नो डाउट के कस्तूरी रंगन तो ऐसा है, नई शिक्षा नीति 2020 में जो लाई जा रही है इसरो के पूर्व अध्यक्ष के संबंध में, तो ये तो बन जाता है प्रश्न अब आपसे। तो ये 11 प्रमुख समितियां हैं और 11 के साथ एक दो और भी हैं, इनको भी पढ़ लो फटाफट एक बार मेरे साथ में। चलो, सरकारी आयोग, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सरकारी आयोग बिल्कुल पूछा जाता है, पूछेगा किससे संबंध है? केंद्र राज्य संबंध से है। विधायी सुधार, राज्यपालों की नियुक्ति, उनकी भूमिका और अनुच्छेद 356 में क्या संशोधन करे जाने चाहिए, इसमें सिफारिश करी थी सरकारी आयोग ने। स्वामीनाथन आयोग इस बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आपको बताना है 2004 में MSP से संबंधित है। बेसिकली MSP की प्राइस या MSP कितनी दी जाए किसानों को, इस पर इन्होंने सिफारिश करी थी। यद्यपि अभी भी सरकार इस बात को मान नहीं रही है या इसको लागू नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार बोलती है इससे बजट जो है राजस्व पर बड़ी हानि होगी। हालांकि इस राजस्व पर हानि सिर्फ किसानों के लिए है, ये चिंता की बात है। 1992 की बात आ रही है, लिब्राहन आयोग। देखो ये चर्चा में आएगा क्योंकि जो है अभी राम मंदिर जो है बना हुआ है, तो हो सकता है उससे रिलेवेंट करके पूछे या आपसे कि लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है, तो बाबरी मस्जिद से संबंधित है। 1992 की बात हो रही है। और इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है वो ये है भाई साहब, बिल्कुल पढ़ के जाइए, बिल्कुल प्रश्न आएगा 2023 में। अजय लांबा की अध्यक्षता में बन रही है, मणिपुर हिंसा की जांच से संबंधित है और हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर इसमें सदस्य के तौर पे शामिल थे। तो अजय लांबा समिति मणिपुर हिंसा की जांच से संबंधित है और आई थिंक इनको अब वहां का राज्यपाल भी बना दिया गया है अजय लांबा साहब को। अजय भल्ला की बात होती है तो भारत में आने वाले चीनी निवेश, बेसिकली चीन जो चाउ माउ है ना, वो बीच में भारत में ये कोशिश कर रहा था कि भारत की कंपनियों को टेक ओवर करा जाए, तो इसके लिए अजय भल्ला समिति बनी कि चीनी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको रोका जाए। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल रट के जाए, ये भी 200% वाली समिति है, आएगी तो बिल्कुल छाप देना बिल्कुल और बोलना कि अतुल सर ने बता तो दिया था इसके बारे में। पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये गठित हो रही है। 14 मार्च 2024 को सरकार को अपनी सिफारिशें दे रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, समझ गया बात को? वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार को अपनी सिफारिश सौंप रहे हैं राष्ट्रपति महोदय हमारे पूर्व के।
2023 के ये तो मणिना हो गई, ये 2 बार रिपीट हुई है, तो इसको यहाँ से अब गरीबी के अनुमान से संबंधित एक पूछ लेता है, हालाँकि गरीबी वाले मैंने आपको पढ़ाया है, पर याद रखो दांडेकर और रथ समिति हो, वी के अलग समिति हो, उसी के साथ-साथ लकड़ावाला समिति हो, सुरेश तेंदुलकर समिति हो और रंगराजन समिति हो, इन सबको मैंने आपको पढ़ा रखा है गरीबी वाले टॉपिक में। बोलोगे सर कहाँ पढ़ाया है? मैंने इस बार इकोनॉमिक्स प्री में ये चीज़ें भी पढ़ाई हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आर्थिक पाठशाला वाला बैच ले लो, वहाँ पर बहुत कुछ है। समझे बात को? चलो, तो इस आधार पर मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपना प्रेम, अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। ब्लैक बुक के बारे में अपना रिव्यू मुझे जितनी जल्दी हो सकता है भेजें। मैं आपके भी रिव्यू को जो है एक तरीके से के समक्ष में रखने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि जनता को या लोगों को ये पता चले कि अब इकोनॉमिक्स आसान हो गई है। तो चलिए बिना देर करे हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। अभी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ बाकी है, जहां से सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये सारे प्रश्न ब्लैक बुक में हैं, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा, तो भी आपको बहुत कुछ बनने लगेगा। समझ गए बात को? फिर से बोल रहा हूँ, एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं पढ़ने दूंगा। तो चलिए, मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेता हूँ आपसे आज की इस क्लास में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अपना ख्याल रखें। सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों या अन्य संबंधियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि ये जानना सबको जरूरी है। देखो, ये जो स्कीम्स हैं, कमिटीज हैं, सबके लिए जरूरी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद साथी।